नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा होगा सेक्शन 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो आइए उसको देखते हैं। तो जो सेक्शन 3 है वो डेफिनेशंस को लेकर है, डेफिनेशंस बता रहा है। तो पहला है यूसेज, कस्टम एंड यूसेज को लेकर के। फर्स्ट है डेफिनेशन जो है कस्टम और यूसेज को लेकर के। तो इसका क्या मतलब है कस्टम और यूसेज? इसका ये मतलब है कि कुछ एक नियम जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं। एक नियम, कोई एक कम्युनिटी हो या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो या कोई फैमिली हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पुराने ज़माने से उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, बिना कुछ चेंज किए, बिना उस नियम में कुछ बदलाव किए, और अब जाने अनजाने वो एक कानून का रूप ले चुका है। तो इस टाइप के जो नियम हैं उसको हम लोग कस्टम या यूसेज बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखने वाली बात बस यही है कि ये जो कस्टम और यूसेज हो ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध में ना हो, पब्लिक के नुकसान के लेकर के कोई नियम या कोई कानून नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा, अगर ये जो नियम है ये अगर कुछ एक फैमिली के ऊपर में अगर ये लागू है, कुछ एक फैमिली ही इसको अगर फॉलो कर रही है, तो ये देखने वाली बात ये होगी कि फैमिली ने उस नियम को छोड़ा नहीं है, वो नियम वो कर रही थी, कर रही है, चले जा रहा है। तो उसको हम लोग कस्टम और यूसेज बोलेंगे। दूसरा जो है नंबर बी जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो 1955 है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होगा सिटी सिविल कोर्ट, जो कि शहर का जो सिविल कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट होता है वो कोर्ट, या फिर प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो होता है वो कोर्ट। लेकिन आज मान लीजिए कि अगर ना ही तो सिटी सिविल कोर्ट है और ना ही प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, कोई है नहीं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो ऑफिशियल गैजेट में जिस जो भी कोर्ट है, जिस कोर्ट को भी बोलेगी, बताएगी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से जो रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, जो केसेस होंगे, वो इस कोर्ट में लिए जाएंगे या इस कोर्ट में लड़े जाएंगे। तो उस कोर्ट को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाएगा। तो इसमें हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हो गया आपका जो सिटी सिविल कोर्ट होता है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होता है, या फिर वो सब कोर्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल गैजेट में बताएगी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रिलेटेड केसेस सब इस कोर्ट के अंदर लड़े जाएंगे या लिए जाएंगे। तो उस कोर्ट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, जो नंबर सी है वो है फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब होता है? फुल ब्लड और हाफ ब्लड। फुल ब्लड का मतलब होता है कि सेम माँ बाप, मतलब मान लीजिए कि एक लड़का है ए और एक लड़की है बी। ठीक है, अब ए और बी को हम लोग फुल ब्लड बोलेंगे, तब बोलेंगे जब ए का, अगर हम लोग पूर्वज में जाए, मतलब ए का पापा या ए का दादा या ए का परदादा या ए का परदादा का परदादा, पूर्वज तक अगर हम लोग जाएं, हम लोग पता लगा सके। और उसी तरीके से बी का पिताजी या माता जी, ठीक है ना, माँ या बाप जो भी हो सकता है, लड़का का भी माँ या बाप दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर उसके हम लोग पूर्वज में जाए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कहीं ना कहीं अगर कॉमन हो, मतलब कॉमन माँ बाप निकल जाए, मतलब मान लो कि लड़का का दादा और लड़की की दादी दोनों हस्बैंड वाइफ थे, या फिर लड़की के दादा या लड़का का दादी हस्बैंड वाइफ थे। अगर इस टाइप का अगर रिलेशन बन जाता है ए और बी के बीच में, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे ए और बी का फुल ब्लड रिलेशनशिप है।
ठीक है। हाफ ब्लड में क्या होता है, हाफ ब्लड में जो मेल फैक्टर है, जो पूर्वज में जो मेल फैक्टर है वो तो सेम रहेगा, फीमेल चेंज हो सकती है। जैसे यही एग्जांपल में अगर हम लोग समझें कि ए और बी लड़का लड़की है, प्रेजेंट लड़का लड़की है। अब ए का मान लो कि पापा का पापा मतलब ए का दादा, ए का दादा की ए का हो गया दादा, ठीक है। और ए का हो गया दादा, और दूसरा हो गया जो बी है, बी का भी जो दादा है वो कॉमन है, वो ए है, मतलब दादा है वो भी कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो माँ है, ए की जो माँ है और बी की जो ए की जो परदादी है और बी की जो परदादी है वो अलग अलग है। हम लोग इसको आपस में समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे ए और बी लड़का लड़की हो गए करंट के। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए का जो दादा है और बी का जो दादा है वो कॉमन है, लेकिन ए का जो दादी है और बी की जो दादी है वो अलग अलग है। मतलब ए मान लीजिए 2 शादी किया था, तो उसको बोलते हैं हाफ ब्लड। फुल ब्लड में क्या था, ए का दादा ए की दादी, बी का दादा बी की दादी सेम है, एक ही है, लेकिन हाफ में अलग है, ठीक है। पूर्वज में एग्जाम्पल में दादा का दिया, हो सकता है परदादा हो सकता है परदादा का परदादा हो सकता है पिताजी हो, ये हो सकने वाली बात है। लेकिन कंसेप्ट बेसिक यही है कि एक में कॉमन है और दूसरा में मेल पार्ट कॉमन है लेकिन फीमेल पार्ट अलग अलग है। और यूटेरिन जो ब्लड है, यूटेरिन ब्लड जो है, जो कि पॉइंट नंबर डी में बोला गया, यूटेरिन ब्लड में सेम कंसेप्ट पकड़ लो आप। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि फीमेल तो एक है लेकिन मेल अलग अलग है। मतलब ए और बी करंट में हो गया। अब ए की जो दादी है और बी की जो दादी है वो सेम है, लेकिन ए का जो दादा है और बी का जो दादा है वो अलग अलग है। तो यूटेरिन और हाफ ब्लड में डिफरेंस यही है। हाफ ब्लड में मेल कॉमन रहता है, फीमेल चेंज होती है। यूटेरिन में फीमेल सेम रहती है, मेल चेंज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका यूटेरिन। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पर हिंदू लॉ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा का मतलब क्या होता है, सपिंडा रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि सपिंडा रिलेशनशिप निकाली कैसे जाती है, तरीका क्या है निकालने का। तो इसमें है कि लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, दोनों का लेते हैं। अब लड़का का जो फादर की साइड होगी उसमें हम लोग लेंगे 5 जनरेशन, और लड़का का जो मदर की साइड होगी उसमें लेंगे हम लोग 3 जनरेशन। सिमिलरली लड़की जो प्रेजेंट केस में है उसके जो पापा होंगे, फादर होंगे, उसकी तरफ से तो लेंगे 5 जनरेशन, और लड़की की जो माँ होगी उसकी तरफ से लेंगे 3 जनरेशन, ठीक है। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए प्रेजेंट केस में जो लड़का है, ठीक है, तो ए का जो फादर, तो ए को तो हम लोग ले लेंगे फर्स्ट जनरेशन। अब उसके ऊपर हम लोग और ऊपर 4 जनरेशन तक जाएंगे। जैसे कि ए हुआ, ए का पापा, ए का दादा, ए का परदादा, ए का परदादा का दादा, परदादा का पापा। तो ये हो गया 4 जनरेशन ए की तरफ से। और ए की माँ की तरफ से हो गया आपका ए हो गया फर्स्ट जनरेशन, फिर माँ सेकंड जनरेशन, फिर माँ की माँ और उनकी माँ। तो ये हो गया 3 जनरेशन। ठीक उसी तरीके से हम लोग फीमेल का निकालेंगे। फीमेल की मेल की तरफ से 5 जनरेशन और फीमेल की तरफ से 3 माँ की तरफ से 3 जनरेशन। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब दोनों ए और बी को हम लोग सपिंडा रिलेशनशिप कैसे बोलेंगे?
तो पहला है कि ए बी का या ऊपर का कोई भी जनरेशन का लीनियर असेंडेंट हो, एक दूसरे का अगर लीनियर असेंडेंट हो, एक दूसरे का अगर लीनियर असेंडेंट अगर हो, तो जैसे ए और बी हो गया करंट में, ठीक है। मान लो कि ए के जो फादर हैं वो मान लो कि बी के भी फादर हो गए, लीनियर असेंडेंट हो गए। या फिर ऐसे चलो कि ए और बी हैं, ठीक है, तो ए के जो ग्रैंडफादर हैं और बी के जो फादर हैं वो लोग लीनियर असेंडेंट हो गए, या बी के जो मदर है और ए के जो फादर है वो लीनियर असेंडेंट हो गए। तो उस तरीके से अगर रिलेशनशिप बिल्डअप अगर होता है तो सपिंडा रिलेशनशिप हम लोग बोलेंगे ए और बी को, ठीक है। या फिर सिंपल तरीका ये है, ए और बी के अगर हम लोग जनरेशन वाइज अगर निकाले और कोई भी अगर कॉमन मिलता है, पूर्वज कोई भी अगर कॉमन है, या तो ए की तरफ से या बी की तरफ से, जो कि कॉमन है, जो कि एक में भी गिरता है और बी में भी गिरता है, तब ए और बी को भी हम लोग सपिंडा रिलेशनशिप में है बोल करके बोलेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन है, और जो है वो है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम लगे तो बोलिएगा, मैं वापस से इसको लेकर के वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब आ जाता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो पॉइंट वाइज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ए और बी को हम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में बोलेंगे अगर ए और बी एक दूसरे का लीनियर एसेंडेंट अगर है तो, ठीक है ना। लीनियर एसेंडेंट अगर है तो ए और बी को हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है बोल करके बोलेंगे। दूसरा, अगर जो लड़की है, जो फीमेल है, वो अगर वाइफ थी या है फादर के ब्रदर की, फादर के ग्रैंडफादर के ब्रदर की, या फिर जो मदर है मदर के फादर मदर के ब्रदर की, या या फिर मेल पर्सन के ग्रैंड मदर के ब्रदर की, अगर वो वाइफ है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो पर्सन है जो शादी करेगा वो अगर दूसरे पर्सन का वाइफ या हस्बैंड हो, लीनियर असेंडेंट में, मान लो ए और बी शादी करेंगे, ए मेल है और बी फीमेल है, ठीक है। तो ए अगर हस्बैंड हो बी का कोई भी लीनियर असेंडेंट का, या बी अगर वाइफ हो ए का कोई भी लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट का, तो ए और बी को हम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है बोलेंगे। और लास्ट में हो गया, अगर ए और बी सगे भाई बहन हो, चाचा भतीजा हो, चाची भतीजा हो, चाचा भतीजी हो, ठीक है, या फिर ए और बी के मतलब दो सगे भाई के बेटे बेटी हो, या दो सगी बहन के बेटे बेटी हो, तो इस केस में इसको डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बोला जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ठीक है, चलो। और ये जब निकालेंगे हम लोग सपिंडा रिलेशनशिप और ये डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो उसमें हम लोग फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरिन ब्लड ये सब भी देखेंगे।
फुल ब्लड, हाफ ब्लड, ट्विन ब्लड को भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया सेक्शन 3 जो कि डेफिनेशंस को लेकर के है। और सेक्शन 4 है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ फैक्ट। ये जो कानून है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो ये यही बोलता है कि ये कानून आने से पहले अगर कोई नियम या कोई टेक्स्ट अगर चल रहे थे और उस नियम और उस टेक्स्ट को कोडिफाई कर दिया गया या कानून के रूप में तब्दील कर दिया गया इस एक्ट के अंदर, तो तब्दील कर देने के बाद वो जो चल रहे थे वो अब नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस एक्ट के अंदर आ ही गए। तो जो नियम, जो टेक्स्ट इस कानून के अंदर में आ गए हैं, वो नियम अलग से नहीं चलेंगे, उसे इस कानून के थ्रू से चलेंगे, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से चलेंगे। और दूसरा जो है वो ये है कि अगर कोई दूसरा कानून चल रहा था ये कानून आने से पहले, ठीक है, एक कानून चल रहा है, कुछ एक कानून चल रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आ जाने से पहले, और आ जाने के बाद कुछ एक जो नियम या कुछ एक जो तरीके जो दूसरे कानून में बताए गए थे वो अगर मेल नहीं खाते, इनकंसिस्टेंट होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बताए गए प्रोविजंस में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो प्रोविजंस बताए गए हैं और जो पहले चल रहे थे कोई भी कानून, उसके जो प्रोविजंस वो अगर मतभेद होता है दोनों के बीच में, तो वो जो प्रोविजन जो पहले चल रहे थे वो नहीं चलेंगे। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो बताया गया है वैसा ही चलेगा। यही सेक्शन 4 ने बताया है। तो यही है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, 17-18 मिनट का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बाकी चीज़ तो ठीक है, लेकिन जो सपिंडा रिलेशनशिप है हो गया और जो आपका डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो गया वो इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, मैं उसको लेकर के एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।